जैसा कि आपके अध्याय का नाम है धातु और अधातु, इसके सारे नोट्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा लिए हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, बढ़िया से पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए तो इसकी कुछ बेसिक बातों को हम जानते हैं, ठीक है, और अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें तत्व को जानना पड़ेगा धातु और अधातु से पहले। देखिए, तत्व किन्हें कहते हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि 118 जो तत्व है वो अभी तक खोजे जा चुके हैं। ठीक है, कुल कितने तत्व हैं अभी तक? 118, जिसमें से 92 जो तत्व है, 92 तत्व ये क्या है? प्राकृतिक है, यानी कि इनको मानव ने नहीं खोजा, इसको प्रकृति ने स्वयं पहले से हमें प्रदान किए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं 118 ही तत्व, बहुत सारे तत्व है, लेकिन अभी तक जो खोजे जा चुके तत्व है वो 118 है। 92 जो है वो प्राकृतिक है, और बाकी जो बचे 26 है वो जो है वो मानव निर्मित है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि जो तत्व होते हैं वो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ होते हैं। 118 टोटल तत्व है, 92 प्राकृतिक है, 26 जो है वो मानव निर्मित है। यदि हम तत्व को इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभाजित करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है धातु और दूसरा है अधातु। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि अब यहां से हमारा अध्याय शुरू होगा कि अब धातु क्या है, अधातु क्या है। इनके दोनों के बीचों बीच एक श्रृंखला होती है जिसे कहा जाता है उपधातु। ठीक है, ये भी एक तत्व का प्रकार ही है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः धातु और अधातु दो प्रकार के तत्व होते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा पूछ ले कि टोटल कुल कितने हैं, तो कुल भैया 3 हो गए। ठीक है, और मुख्य रूप से 2 हो गए। चलिए, तो सबसे पहले धातु किसे कहते हैं उसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको धातु के बारे में अच्छे से जानकारी देते हैं। ठीक है, तो धातु को समझने से पहले इसके एक उदाहरण को यहां पर मैं आपके सामने लेता हूं। यहां पर देखिए, सोना है, ठीक है, और ये चांदी है। ठीक है, सोना और चांदी। यदि मैं इनकी बात करूं आपसे कि सोना और चांदी क्या है, तो ये वास्तव में धातु है। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, घबराइए मत। ठीक है, मैं पहले सिंपल लैंग्वेज में ले रहा हूं। सोना और चांदी, यदि हम इन दोनों की बात करें तो इनमें आप बताइए मुझे कि कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, कौन कौन से इनमें गुण पाए जाते हैं जो तुम्हें बाहर से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो ये जो होती है चमकदार होते हैं। ठीक है, होता सोना चमकदार, चांदी भी चमकीली होती है। ठीक है भैया, दूसरी जो इनकी विशेषता यदि हम बात करें तो इनका जो गलनांक होता है, गलनांक ये उच्च होता है। गलनांक का मतलब क्या हुआ? ये बहुत लंबे समय तक गलती नहीं है। तो गलती का मतलब है कि जैसे 1 किलो की चांदी है। ठीक है, अब हमारे सिंपल लैंग्वेज में जो ग्रामीण क्षेत्र के होंगे वो समझ जाएंगे, वैसे सब कुछ सबको आता भी होगा कि जो चांदी, जैसे हमने 1 किलो की कोई सी चांदी ली, ठीक है, अब वो यदि हम 10 साल 20 साल के बाद में लेकर जाएंगे बाजार उसे वापस सुनार के पास में, तो वो 1 किलो की है तो वो 950 ग्राम की यहाँ पर निकलेगी, यानी कि 9500 ग्राम, ये सॉरी हाँ 950 ग्राम की वो निकलेगी, यानी कि केवल 50 ग्राम ही, ठीक है, केवल 50 ग्राम ही वह चांदी कम हुई, यानी कि वो घिसाई खत्म हुई। इसे कहते हैं खार, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं खार हमारे। ठीक है, जो मालवा क्षेत्र है उसमें क्या कहा जाता है? खार कहा जाता है। यानी कि समझ गए आपकी वो जो चांदी वो इतनी ही कम हुई, केवल 50 ग्राम 100 ग्राम। तो ये जो होता है गलनांक ही होता है। ठीक है, कि ये बहुत कम लंबे समय तक चलती है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करते हैं, ये विद्युत की सुचालक होती है और बहुत सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। तो ये जो सारे गुण हैं, ये गुण ही क्या होते हैं, जिनमें ये गुण पाए जाएंगे वो धातु कहलाएगी। ये तो मैंने एक सिंपल भाषा में बता दिया। यदि हम किताबी भाषा में समझे, जो आज रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में इसे देखा गया है, तो ये है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं? इलेक्ट्रॉन का। ई से इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे वो धन आयन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ आप। ठीक है, अब आपकी परिभाषा शुरू हुई है यहाँ से धातु की, कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं, वो कहलाते हैं धातु। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सोडियम जो है
यदि सोडियम की रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आयन बनाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतने धन आयन। कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करा इसने? एक का, तो ये यहाँ पर एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम मैग्नीशियम का लेते हैं, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यहाँ पर कितने धन आयन आ जाएंगे, समझ गए आप? ठीक है, 2 धन आयन, और यहाँ पर ई लिख देना। ई से मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। त्याग हुआ मतलब इधर तरफ लिखना, ग्रहण आएगा जब इधर आएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आई भैया? ठीक है, अब आएगा एल्यूमिनियम। ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग तो 2 लिख दिया, और 3 का तो 3, और यहाँ पर एक तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं और धन आयन बनाते हैं, वो कहलाते हैं धातु। ठीक है, तो ये मैंने अभिक्रिया के रूप में बता दिया। यदि परिभाषा की बात करूं, ठीक है, तो ये यहाँ से आपको परिभाषा लिखनी है। ये धातु की, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धन आयन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण हो गया सोना और चांदी। ठीक है, समझ में आ गया है? अब आगे बढ़ते हैं अधातु के बारे में। तो यहाँ पर हम अधातु को देखते हैं। अधातु, अधातु क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगी। ठीक है, अब जो ग्रहण करेगा वो क्या बनाएगा? ऋण आयन बनाएगा। देखो, जो ग्रहण करेगा वो दाता, यानी कि वो धनी है, तो वो धन आएगा। और जो ग्रहण करेगा, जो भी, जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, तो मैं तो क्या हो गया? धनी हो गया, और आप क्या हो गए? ऋणी हो गए। तो ऋणी का मतलब क्या? ऋण आएगा। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पर ऋण आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए। क्लोरीन जो है एक अधातु का उदाहरण है। ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद में ऋण आयन बनाएगा। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, ठीक है, और यहाँ पर कितने ऋण आयन बनाएंगे? 2 ऋण आयन बनाएंगे। ठीक है, समझ में आगे बात नहीं आई? ठीक है भैया, तो ये आपकी अधातु हो गई है। वे सभी तत्व, देखिए बहुत आराम से बताऊंगा, समझाऊंगा विषय। ठीक है, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जो मैंने बताया एक तीसरा प्रकार, वो है उपधातु। उपधातु क्या है? वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण प्रदर्शित करेंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे भी, सही। ठीक है, यानी कि वो धनायन भी बनाएंगे और ऋणायन भी बनाएंगे। यानी कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया है। ठीक है, ये क्या है? आपकी उपधातु है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक सिंपल सी यहाँ पर पहले इसकी परिभाषा बता दी है। नोट्स आप तैयार कर लो यहाँ से। देखिए धातु, ठीक है, इसके बाद में ये अधातु, बहुत ही आराम से समझाऊंगा सारी चीज़ें, ताकि आपको आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आगे की बात करें तो आपका जो अध्याय है शुरू यहीं से है। ठीक है, कि धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है भैया, चलिए अब भौतिक गुण का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। भौतिक गुणधर्म क्या होता है, चलिए तो पहले समझते हैं भौतिक गुण क्या होता है। ठीक है, कोई भी यदि पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, चाहे आप हो, ठीक है, आपके कोई रिश्तेदार है, जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देते हैं मैं। ठीक है, यहाँ पर कि कोई 2 यहाँ पर रिश्तेदार है ए और बी, यानी कि इसका नाम आपको समझ सकते हैं। एक का नाम यहाँ पर कोई सा भी नाम ले लो और दूसरे का नाम कोई सा भी ले लिया। यदि आप कहोगे आपके रिश्तेदार की पहचान बताना है, तो आप रिश्तेदार की पहचान कैसे करोगे बताइए? या तो उसके रंग के कारण बताओगे कि उसका रंग कैसा है, काला है, गोरा है, कैसा है। ठीक है, उसके बाद में उसकी हाइट बताओगे। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है बात? नहीं? ठीक है, उसके बाद में उसका जो स्वभाव है वो बताओगे, कठोर है, मुलायम है, कि नर्मदिल है, दया भाव है, कैसा है। ठीक है, तो बस जो हम उसको बाहरी रूप से देखकर बता दें वो उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। उसी तरह कोई भी पदार्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु है तो उसके मापने योग्य गुण क्या बोलेंगे? किसी भी वस्तु के मापने
योग्य गुण को ही क्या कहते हैं, भौतिक, एक एक चीजें क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, भौतिक गुण कहलाते हैं। समझ में आई बात, कि कोई भी वस्तु है उसके मापने योग्य गुण है। अब माप क्या है उसकी, ठीक है, जैसे उसका रंग है, उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं कोई भी पदार्थ है उसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। एक तो पहला हो गया रंग, ठीक है, दूसरा हम बता सकते हैं उसकी अवस्था कि वो किस तरह की है, कठोर है, कैसी है। तीसरी बात करेंगे उसकी कठोरता, कठोर है, कैसी है, मजबूती है, दृढ़ है, कैसा है, ठीक है। चौथी बात आ जाएगी उसका रंग, रंग तो हो गया सॉरी, गलनांक है। पांचवा वाली बात करें क्वथनांक की, और अंतिम आप ले सकते हैं एक और घनत्व। ये सारी जो पहचान है, ये सारी चीज़ें जो है, ये इसकी कोई भी पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से आप नोट्स बना लेना कि भौतिक गुण किसे कहते हैं। तो ये आपका गया भौतिक गुण, ठीक है। और इसकी ये एग्जाम्पल की, ये कोई किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों को बताइए तो पहले बता दिएगा, रंग, अवस्था, सब कुछ, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट है आपका, धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका एक पहला बन गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो भौतिक गुणधर्म है वो है आपका धात्विक चमक। धात्विक चमक, अब ये धात्विक चमक क्या है, तो ये आपकी बुक में ही दिया है। देखिए ये अध्याय हुआ और इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। चमकदार यानी कि चमकीली होती है, जैसे सोना होता ना, ठीक है, वो चमकता है, चांदी चमकती है, ठीक है। धातु के इस गुणधर्म को ही क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तो यहाँ पर दो परिभाषाएं आपकी चल गई। यदि कोई 2 नंबर में आपसे पूछ ले कि धात्विक चमक किसे कहते हैं, तो इतना सा लिख देना है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की जो सतह है, ठीक है, वो चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इसके अंदर लिखना है कि धातुओं में धात्विक चमक का गुण पाया जाता है, बस ये पहला बिंदु। में सारे नोट्स आपको दूंगा, घबराना नहीं है, ठीक है, सब कुछ तैयार है। ये यहाँ से देख लीजिए आप, ठीक है। ये धात्विक चमक की परिभाषा हो गई है, ये परिभाषा है, ठीक है। और गुणधर्म अभी आगे है, यहाँ पर आएगा इसका, ये धात्विक चमक, इसमें धात्विक चमक का गुण पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब दूसरे यदि गुणधर्म की बात करें तो कठोरता। कठोरता, अब कठोरता का मतलब क्या से है कि आपने सोने की बनी हुई वस्तुओं को देखा होगा, ठीक है। चांदी देखी होगी, कैसी, थोड़ी सी कठोर है कि नहीं है, मजबूत है, ठीक है, ठोस में है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर कठोरता क्या है, धातु जो होती है सामान्यतः कठोर होती है, ठीक है। कैसी होती है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है, कठोर होती है। लेकिन साहब यदि आप बात करें कि ऐसी धातु का नाम बता दो कि जो बहुत ही मुलायम होती है, धातुएं मुलायम नहीं होती, कठोर होती है, लेकिन ऐसी धातु का नाम बता दो कि जो मुलायम होती है, तो आपको बता देना है सोडियम और पोटेशियम। अभी सब कुछ के नोट्स मिलेंगे आपको, घबराना नहीं, तो समझा रहा हूं केवल सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये ऐसी धातु है कि जो कठोर नहीं होती, ये मुलायम होती है, इनको चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी यदि बात करें, अब आपने देखा यहाँ पर नोट की कि धातु जो है कठोर है, तो यानी कि इसकी जो अवस्था है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो धातु एक किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। चौथे गुणधर्म की बात करें, वो सब आगे आएगा आपका, कि पारा एक ऐसी धातु है जो मुलायम अवस्था में पाई जाती है, पारा एक इसका अपवाद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कठोरता हो गया है। कठोरता के बाद में आ जाएगा आघात वर्धिता। ये शब्दों को आपको अच्छे समझना है, आघात वर्धिता, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा इसी चीज में, ठीक है। आघात वर्धिता का मतलब क्या है, आघात वर्धिता का मतलब ये है कि जैसे लोहे की, जैसे ये पेन है, आप मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर प्रैक्टिकली मौजूद नहीं, तो आप इसको समझ लीजिए लोहे की कील या कोई सी भी चीज़, लोहे की बनी हुई वस्तु, यदि मैं इसे पीटूंगा, ऊपर से इसके ऊपर ठोकर मारूंगा इस तरह से, ठीक है, तो आप समझदार है कि ये किस तरह की होगी, इस तरह की, ये इस तरह थी जैसे,
तो ये इस तरह से फैल जाएगी। फैलती है ना, फैलती, जैसे चादर बनती है हमारी, ठीक है। जो चादर होती है कि नहीं होती, चादर जो हमारे मकानों के ऊपर हम डालते हैं, तो किसकी बनी होती है? लोहे की तो है वो, और लोहा भी क्या है, एक तरह की धातु है, ठीक है। तो आघात वर्धिता उसे कहते हैं कि जब धातुओं को पीटता है ना, तो ये पतली चादर के समान फैल जाती है। बस इसके इस गुणधर्म को कहते हैं आघात वर्धिता। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए अगला है तन्यता। यदि हम जो धातु है, जैसे हमारा एल्यूमिनियम है, अब ये बंडल बनाने में ना, जैसे लाइट के तार के बंडल बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के, इनके तो किससे बनाते हैं? धातुओं को जब खींचते हैं ना, तो पतले तार के रूप में बदल जाती है। तो बस उसी कहते हैं तन्यता। ठीक है, क्या चीज़ें बताई मैंने, ध्यान समझिए। पहले बताया धात्विक चमक, धातु जो है, ठीक है, अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है, उसे कहते हैं धात्विक चमक। कठोरता, ठीक है, धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है, यानी कि धातुएं, अधिकांश धातुएं कैसी होती, कठोर होती है। ठोस अवस्था, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आघात वर्धिता के, इसे पीटेंगे, ठोकेंगे तो क्या बन जाएगी? ये पतली चादर के समान फैल जाएगी। इसे गुणधर्म को कहते हैं आघात वर्धिता। सबके नोट्स मिलेंगे अभी आपको। फिर अगला वर्ड है आपका तन्यता। ठीक है, तन्यता जो है वो, तन्यता में आ जाएगा आपका कि जब धातुओं को खींचा जाता है तो वह पतले तार के रूप में बदल जाती है। धातु के इस गुणधर्मों को कहते हैं तन्यता कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। एक चीज़ नोट करने लायक बात यहाँ पर है आपकी, वो देखिए, नोट करने वाली बातें आगे बता दूंगा ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, कोई सी भी चीज़ें हुआ है। अब एक वर्ड और आगे है आपका ध्वनिक या सोनोरस। ध्वनिक या दूसरा नाम इसका क्या है? सोनोरस। ये क्या है? धातुओं को जब कोई भी वस्तु से टकराते हैं ना, ठीक है, कोई भी, जैसे आप स्कूल की घंटी ले लो, कोई सी भी चीज़ ले लो, ठीक है, जब धातु किसी भी वस्तु से टकराती तो क्या करती है? आवाज़ उत्पन्न करती है। तो बस जो आवाज़ उत्पन्न करती है ना, उन धातुओं को, जो धातु, अब सारी की सारी तो आवाज़ नहीं करेगी, कुछ करेगी, कुछ ना करेगी, तो जो करेगी ना, उन्हें सोनोरस धातु कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? सोनोरस या ध्वनिक कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए, इसके अलावा एक और है विद्युत की सुचालक। अब सुचालक तो आप सब जानते हैं कि जिनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, वो सुचालक कहलाएगी। धातुएं जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। तो वास्तव में भौतिक गुणधर्म यही है। ठीक है, चलिए इसके नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। यहाँ से बढ़िया से धातुओं के भौतिक गुणों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से सिंपल सा यहाँ पर धातुओं के भौतिक गुण अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद में यदि हम बात करें, यहाँ से एक तरीका और है लिखने का धातु के भौतिक गुणों का। ये यहाँ से देखिए, इस तरह आप हेडिंग डाल दीजिए, धातु के भौतिक गुण निम्न है। नंबर 1 है भौतिक अवस्था, ठीक है, ये नंबर 1 है। ये नंबर 2 है रंग, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जो तरीका अच्छा लगे। तीसरा धात्विक चमक हो गया। चौथा हो गया कठोरता, और 5वां है आपका ध्वनिकता हो गया। आघात वर्धिता है 6ठा, और 7वां गलनांक है, और 8वां जो है आपका क्वथनांक रहेगा। ठीक है भैया, यहाँ से देखिए सिंपल सी बात है। और इसके बाद में अगला जो है आपका, वो यहाँ से देखिए धात्विक चमक। मैंने जो समझा दिया आपको कि धात्विक चमक क्या होती है, कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण को ही धात्विक चमक कहा जाता है। आघात वर्धिता, जब धातु को पीटते हैं तो वहाँ चादर के समान फैल जाती है। इस धातु के इस गुणधर्म को ही आघात वर्धिता कहा जाता है। तन्यता में धातु को खींचने पर वहाँ पतले तार के रूप में बदल जाती है। धातु के इस गुण को ही क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ध्वनिक या सोनोरस भी समझाया था। तो वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती है और तो वहाँ ध्वनि उत्पन्न करती है, इसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल की घंटी। ठीक है, यहाँ तक अभी तक मैंने जो बेसिक पढ़ाया, इतना सारे नोट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, तो अब जो ये संबंधित जो बातें हमने पढ़ी, ठीक है, जैसा कि हमने पहला जाना ये धात्विक चमक वाला, ठीक है, तो यहाँ से कुछ बातें हैं
ये आघात वर्धिता होगी, जिसे अब नोट करिएगा आप जो बातें बता रहा हूँ मैं अब, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, सबसे अधिक आघात वर्धित धातुएं कौन सी है, तो यहाँ से आपको नोट करना है, ठीक है। स्टार बनाकर आपको लिख लेना है कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात धातुएं हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये नोट करना है, नोट करके आपको पहला बिंदु ये लिख लेना है, ठीक है। हो गया पहला। दूसरा जो है सोना जो है सबसे तन्य धातु है, ये आपका दूसरा नोट्स वाला हो गया है बिंदु, नोट करते जाइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 1 ग्राम सोने से, ये तीसरी बात है आपको, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ये 3 बातें मैंने अभी तक बताई आपको कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धित होगी, और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हमने अगला जो पॉइंट पढ़ा है कि धातुएं जो होती है वो उष्मा और विद्युत की कैसे होती है, सुचालक होती है, चाहे तो आप ये भी नोट करके लिख लेना है। ये चौथा पॉइंट हो गया आपका, मैं पॉइंट का नाम भी दे रहा हूँ, ठीक है। सिल्वर तथा कॉपर सबसे अच्छे चालक है, ये आपका 5वां बिंदु है, ठीक है। लेकिन लेड और जो मरकरी है वो उष्मा की कुचालक धातु है, ये 6ठा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वही चीज़ें मैं जानता, देखिए ये क्रियाकलाप नहीं समझा रहा हूँ मैं, केवल वही चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपकी इम्पोर्टेंट है और जो परीक्षा की दृष्टि से आएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपके जो घर है, आपके घर तक बिजली तक पहुंचाती है, जो जिस तार के द्वारा बिजली पहुंचती है उस पर पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी रहती है, तो ये भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ये बिंदु तो आपके हो गए उसमें कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। अगला जो टॉपिक है हमारा है अधातु, ठीक है। अब अधातु तो हमने जान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और ऋण आयन बनाएगी वो अधातु है, परिभाषा हमने पहले ही इसकी नोट कर ली थी, जो कि मैंने आपको यहाँ से बता भी दी थी, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है, ये अधातु की परिभाषा हो गई, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी देख लिए थे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी नोट करने लायक जो बात है, इसमें 6 पॉइंट तक हो चुका था। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि क्या है अधातु के उदाहरण। कोई पूछ ले कि कोई अधातु कोई 4 उदाहरण बताओ, तो यहाँ से लिख देना है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो भी आपको नाम अच्छे लगे। ब्रोमीन जो है एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो एक ऐसी अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में, तो अधातु में जाएगा ब्रोमीन। बाकी सारी जितनी भी अधातु है वो या तो ठोस में रहेगी या गैस में रहेगी, तो बात समझ गए आप। ब्रोमीन का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। चलिए धातुओं के समान अधातुओं के गुणधर्म भी होते हैं, आइए इसका पता करते हैं, ठीक है। इसका पता करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने जो धातुओं के गुण बताए थे ना, उसके ठीक विपरीत इसमें यहाँ पर इसके गुण आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये इसके गुण हो गए, ठीक है। यहाँ से अधातु में धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है, पहली चीज़ होगी। अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है, सॉरी, उसमें आघात वर्धिता का गुण पाया जाएगा, इसमें भंगुरता क्या होती है कि जैसा कि जो कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, जैसे ये मान के चलिए आपका कोयला है, अब इसके ऊपर आप जैसे ही समझ लो, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो चूल्हा होता है ना, उसको मैं उस पर जो बस्ती मान लो या कहीं की भी चीज़ मान लो, ठीक है, बस तो वो लकड़ी जो जली हुई लकड़ी रहती है, ठीक है, उसको आप जोर से जैसे मारोगे ना तो वो बिल्कुल चूरा हो जाएगा, उसका चूरा है ना, बारीक बारीक टुकड़े हो जाएंगे, बस उसे बारीक बारीक टुकड़ा होना है, क्या कहलाता है भंगुरता। ये उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक यानी इनमें करंट कम आता ही नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। इसके गलनांक कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। निम्न का मतलब होता है कमजोर होते हैं, ठीक है। इसके क्वथनांक भी निम्न होते, तो ये हो गए आपके अधातु के, ठीक है, भौतिक गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ से आप अच्छे समझिए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको धातु के भौतिक गुण, ठीक है, और अधातु के भौतिक गुण। अब इसके बारे में अंतर आता है, धातु और अधातु में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर उससे पहले कुछ अपवाद है, ये नोट करने वाली बातें हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये एक एक नंबर में बहुत आते हैं, ठीक है। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको एक एक नंबर जितना भी इस पार्ट से पूछा जाए बिल्कुल सब कुछ एक ही वीडियो में कवर कर दूं, ठीक है। देखिए मरकरी को छोड़कर सारी
धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये याद रखना है पहला पॉइंट, ठीक है, कि मरकरी जो कौन सी है, पारा जो है, पारा कौन सी अवस्था में पाई जाएगी, द्रव अवस्था में, ठीक है। कैसी अवस्था में पाई जाएगी, मरकरी का दूसरा नाम क्या है, पारा, तो ये कौन सी अवस्था में पाई जाएगी, द्रव में, ठीक है। धातुओं का गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, ठीक है, लेकिन गैलियम और सीजियम का जो गलनांक है वो बहुत ही कम होता है। वहाँ हथेली पर रखने पर ये इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघल जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका दूसरा बिंदु हो गया। वैसे कहाँ तक बिंदु आपका हो चुका था, 8 तक हो गया था, और ये 9वां पॉइंट में आप इसको कर लिखिएगा, और 10वां ये नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है, अच्छे से आप। तो आयोडीन जो है ये 11वां पॉइंट बन जाएगा आपका। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान है। इस प्रत्येक रूप को इसके अपरूप कहा जाता है। तो ये भी आप 11वां 12वां पॉइंट में लिख लेना है, ठीक है। सब यहाँ सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, अधातु है लेकिन इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा उच्च होता है, ठीक है। ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है। कार्बन के जो अन्य अपरूप है ग्रेफाइड और अन्य अपरूप, ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। फिर आगे है अगला पॉइंट है, ये 13वां पॉइंट में लिखना आपको कि क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है, ठीक है, ये धातु है लेकिन किस अवस्था में पाई जाएगी, कठोर होती धातु है, ये बोल रहा मुलायम, कि उनको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। यहाँ से आप यहाँ तक आपका ये जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आप नोट कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से आप, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। चलिए नोट कर लेना है, कॉपी में लगी, ठीक है, पॉइंट बनाकर। अब अगला है, ठीक है, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वो वही अधिकतर धातुएं जो होती है क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती है। ये अगले भाग को मैं आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। चलिए ये तो बातें होगी थोड़ी सी जो कुछ पाठ से संबंधित थी। अब यहाँ से हो गए आपके प्रश्न उत्तर शुरू, ठीक है। पहला प्रश्न है क्या है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो अभी हमने जाना पारा, दूसरा नाम है मरकरी, ठीक है। चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातुओं के नाम बताइए, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका सोडियम, पोटेशियम, और इसके अलावा हमने एक और देखी थी कि लिथियम, तो इसका नाम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लिथियम। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु का नाम बताना है, चांदी और कॉपर है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उत्तम धातु कौन सी, चांदी और कॉपर है। उष्मा की कुचालक धातु है लेड व मरकरी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई इतनी। चलिए तो धातु और अधातु में अंतर हम अच्छे समझते हैं, ठीक है। धातु जो होती है, देखिए पहला जो हमने गुणधर्म पढ़ा था, भौतिक गुणधर्म, उसमें बताया था कि जो धातु होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अंतर याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। धातु जो होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो अधातु होती है वो ठोस में तो होती ही होती है, साथ में द्रव और गैस में होती है, ठीक है। जिसमें से द्रव में केवल एक ब्रोमीन है, बाकी सब ठोस और द्रव गैस में है, लेकिन इस कारण से इसे ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में रखा गया है। तो क्या पहला अंतर यही बनेगा कि धातु जो होती है सामान्य ताप पर जो होती है ठोस अवस्था में पाई जाती है, अधातु ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। दूसरा जो गुणधर्म है वो है धात्विक चमक। धात्विक चमक का मतलब क्या होता है, जो सोना है, चांदी है, वो चमकदार होती है, तो जो धातु होती है वो चमकदार तो होती है, यानी कि धात्विक चमक का गुण इसमें पाया जाता है। इसमें धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा आप तो, ठीक है। यदि हम कठोरता की बात करें तो धातु जो होती है वो कठोर होती है, ठीक है। अधातु कैसी होती है, अब इसको उल्टा कर दो। अंतर का मतलब क्या होता है, उल्टा करना है। कठोर तो ये फिर मुलायम। 3 अंतर हो चुके हैं। धातु ठोस द्रव गैस, धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, अधातु ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाएगी। इनमें धात्विक चमक का गुण पाया जाता है, अधातु में धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता है। ये कठोर होती है और ये मुलायम होती है। यदि हम गलनांक की बात करें, गलनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं गलनांक,
उच्च। ठीक है, और इनमें जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, निम्न होता है। सारे नोट्स से भी प्रोवाइड कराऊँ, पहले मैं आपको अंतर समझा रहा हूँ, याद भी हो जाए अच्छे से। क्वथनांक की यदि बात करें तो क्वथनांक इसके भी उच्च होते हैं और इसके आप समझ गए निम्न होते हैं। निम्न, अच्छा क्वथनांक और गलनांक मैंने समझा ही दिया है आपको कि कोई भी ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तु जो ऐसा तापमान जिस पर वहाँ गलना आरंभ कर दे, क्या कर दे, आरंभ, गलना, ठीक है, यानी पिघलना आरंभ कर दे, वो उस गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक किसे कहते हैं कि ऐसे कोई भी तापमान जिस पर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ जो है उबलना आरंभ कर दे। यहाँ से देखिए गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं कि गलनांक वहाँ तापमान जिस पर कोई भी ठोस पिघल जाएगा और द्रव बन जाएगा, उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक वहाँ तापमान, वहाँ टेम्परेचर जिस पर कोई भी द्रव जो है वो उबलना आरंभ कर देगा। सीधी सी बात है, वहाँ की जगह बर्फ है, ठोसों का गलनांक होता है, यानी कि कोई बर्फ है, ठोस है तो वो पिघलेगा, और द्रव जो है वही उबलेगा। तो यहाँ पर द्रवों में क्वथनांक होता है और ठोसों में गलनांक होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो है आपका है आघात वर्धिता नाम से, लिख देते हैं पहले, आघात वर्धिता। धातुओं में जो होता है आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है। ठीक है, आघात वर्धिता का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु को जब पीटेंगे, अब इसे समझा दिया है, कोई भी वस्तु को पीटेंगे तो वह चादर के समान फैल जाएगी। भंगुरता, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाएगा। भंगुरता का मतलब क्या होगा कि कोई भी वस्तु को जब हम पीटेंगे तो वहाँ बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। जैसे हमारे घरों में जो बस्ती होती, कंडों से जलाने के बाद में जो बस्ती बचती ना, वो कोयला वैला बच जाए, या आधी जली हुई लकड़ी को समझ लीजिए आप। ठीक है, तो आधी जली हुई लकड़ी में जो कोयला रहता ना, शेष आगे का काला काला, उसको आप एकदम भाटे से या फिर किसी पत्थर से बिल्कुल ठोको, अपने आप उसका छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो वो उसे कहते हैं भंगुरता। और चादर के समान फैलना वो कहलाएगा आपका आघात वर्धिता। ध्वनिकता, जैसे स्कूल की घंटियाँ, मंदिर की घंटियाँ, ठीक है, वो उनको जब पीटते हैं तो वो क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, तो इनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाएगा और इनमें ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाएगा। तो ये 7 महत्वपूर्ण अंतर मैंने बताए हैं। ठीक है, चलिए नोट्स प्रोवाइड करने के लिए आप यहाँ से देखिए, मैंने पहले से लिख लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, केवल आपके लिए ही यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। बढ़िया से आप तो नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, ये हो गया इतना, यहाँ से इसके बाद में ये, ठीक है भैया, चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ये हमने धातु के जितने भी भौतिक गुणधर्म थे, अधातु के भौतिक गुणधर्म थे, उन सभी को बारीकी से जान लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं धातु के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। चलिए तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले धातु के रासायनिक गुणधर्मों में हम बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ क्रिया की। ठीक है, तो देखिए धातु की जब हम ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। धातु ऑक्साइड यानी कि जितनी भी धातु होती है वो उनके धातु के ऑक्साइड बना लेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई सी भी एक धातु हमने ली, Cu यानी कॉपर है, इसकी हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो इसने ऑक्साइड बनाया यानी कि कॉपर ऑक्साइड, CuO। ठीक है, बैलेंस करना तो आपको आते होगा, यहाँ पर 2 है तो इसलिए 2 का गुना कर दिया, अब Cu 2 हो गया है तो ये 2 हो गया। यानी कि क्या बनाया है, धातु ने जब ऑक्सीजन से क्रिया की तो धातु के ऑक्साइड बने। इसी तरह एल्यूमिनियम की बात करेंगे हम, और ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया होगी तो ये बनाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ये होता फॉर्मूला किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन को पकड़ लीजिए आप, O कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर 2 भी लिख देता हूँ तो 4 होता है, और यहाँ पर मैं 2 जैसे लिखूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसलिए आप 4 भी नहीं ले सकते, 6 से बैलेंस होगा ये। तो 2 मैंने लिखा, 3 दूने कितना हो गया, ये 6 हो गया है, तो यहाँ पर 3 लिख दूँ। और एल्यूमिनियम 2 और 2 4, तो इसलिए यहाँ पर हम
4 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ कि जो भी धातु है वो ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करती है ना तो धातु ऑक्साइड बनाती है। पहला गुणधर्म समझ में आ गया है कि जितनी भी धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, अब हम इसके बारे में और डिटेल आगे पढ़ेंगे। कुछ अपवाद है इसमें, उनको पहले हम सारे गुणों को एक साथ समझते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो किस तरह के होते हैं, अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं। तो यदि हम बात करें कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय यानी कि उसमें OH आएगा। यदि H धनायन आया तो वो अम्लीय है और OH ऋणायन आया तो वो क्षारीय है। जैसा कि आप जानते भी हैं, आपने पार्ट 2 में पढ़ा भी है अच्छे से। ठीक है, जिसमें भी H धनायन रहेगा वो अम्लीय और जो OH ऋणायन दर्शाएगा वो क्षारीय। तो देखिए यहाँ पर धातु का एक ऑक्साइड है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड है इसके साथ हम जल के साथ क्रिया करा दें HOH तो इसने बना लिया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देख लीजिए O एक यहाँ पर है, 2 हो गया, H एक ने 1 2, ये तो बैलेंस है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर देखिए OH आया है यानी OH ऋणायन है, इसका मतलब क्या है, क्षारीय। तो दूसरी बात क्या निकल कर आई आपकी कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सारे के नोट्स भी आपको मिलेंगे सभी के। ठीक है, घबराना नहीं है। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए ये 2 अभी तक आपके हो चुके हैं कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। यदि हम आगे तीसरे बिंदु की बात करें तो ये हम सब जानते हैं कि धातु जो होती है, कोई सा भी एक धातु ले लीजिए, जैसे ये सोडियम है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया इसने, 1 इलेक्ट्रॉन का मान के चलिए त्याग किया और एक का ही करती है वो। ठीक है, तो यहाँ पर Na पर कितने धनायन आते हैं, 1 धनायन। ये परिभाषा से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने धातु और अधातु की परिभाषा पढ़ी ना, स्टार्ट में ही बताई मैंने कि जो धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है। तो तीसरा बिंदु यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चाहे सोडियम को ले लीजिए आप, चाहे मैग्नीशियम को ले लीजिए, ये कितने का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। ठीक है, तो इस पर कितने धनायन जाएंगे, Mg 2 धनायन। तो यहाँ से तीसरा बिंदु निकल कर आया कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है। ठीक है, चौथे बात करें, यदि हम इसकी हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे ना, H2 के साथ, किसके साथ, H2, तो ये धातु प्लस हाइड्रोजन इनके साथ क्रिया करके ये बनाएगा धातु हाइड्राइड। क्या बनेगा, धातु हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब इसमें H आ जाएगा, जो भी धातु उसके साथ H जुड़ जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं सोडियम को, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसने क्या बनाया है आपका सोडियम हाइड्राइड NaH, और बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर कर देना, इसलिए सोडियम भी 2 हो गया है। ठीक है, तो ये क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्राइड। यदि हम इसी तरह अधातु में भी देखेंगे ना तो अधातु भी के गुणधर्म हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरह करेगा कि अधातु किसी भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है तो वो अधातु हाइड्राइड बनाती है। धातु तो धातु हाइड्राइड, अधातु आएगी तो अधातु हाइड्राइड। क्या बात बताई, 4 बिंदु हो चुके हैं। पहला बोला है मैंने कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है और धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया जब करती है तो धातु हाइड्राइड बनाती है। चलिए, तो इतनी तो आप बातें यहाँ तक जान चुके हैं और ये रासायनिक गुणधर्म के नोट्स हैं, यहाँ तक 4 बिंदु तक के पहले
स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहां तक हो गए हैं आपके, हो गया। अब अगला बिंदु देखते हैं। जो धातुएं होती है वो जल के साथ क्रिया करती है, तो जल के साथ क्रिया करेगी तो क्या होगा, देखिए धातु जल, और जल के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाती नहीं है, सॉरी हाइड्रॉक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रॉक्साइड। तो ये आपका हो जाएगा धातु हाइड्रॉक्साइड, वो था हाइड्राइड, धातु हाइड्रॉक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो के यानी कि पोटेशियम आपका क्या है, धातु हो गई। जल यानी कि HOH ले लो। यदि हम दो अणु लेंगे के और के तो देख लीजिए ये दो अच्छे रहेंगे, HOH, तो क्या बना मिलकर, हाइड्रोजन गैस मुक्त करी। तो ये इतना इतना हिस्से को आप निकाल फेंको और क्या बन गया, KOH KOH। ठीक है, ये तो तरीके से समझाने के लिए आपको मत लिखा है, वरना हम ऐसे लिखेंगे इसे 2K + 2H2O। ठीक है, तो क्या बना है आपका, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई है H2 और बचा क्या है आपका 2KOH। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको जमे। तो क्या निकली बात, सारांश कि धातुएं जब जल के साथ क्रिया करती है ना तो धातु हाइड्रॉक्साइड बनाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। तो देखिए यहाँ से आप इसके नोट्स बना लेना है। ठीक है, कि धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धनायन बनाती है। पूरी समीकरण नहीं लिखना, इतना सा आपको लिखना आना है। ठीक है, परीक्षा में धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रॉक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए धातु हाइड्रोजन से भी क्रिया करके क्या करती है, हाइड्रॉक्साइड बनाती है। अगला जो छठा बिंदु है वो है आपका कि धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती है ना, अम्ल से, ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, यानी कि लवण बनाएगी और आपकी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप यहां से लिख सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये धातुएं हैं, तनु अम्ल से क्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें ना तो आप मैग्नीशियम ले लीजिए एक एग्जाम्पल, प्लस तनु क्या है H2SO4 है तनु अम्ल, तो बनाया क्या है, तो हाइड्रोजन मुक्त होगी H2 और बना क्या है MgSO4। बस ये क्या है आपकी कि धातु अम्ल से क्रिया करके क्या कर रहा है, इसने लवण बनाया है मैग्नीशियम सल्फेट का और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी। ठीक है, इसके अलावा एक और है, जितने भी आपके बिंदु थे वो मैंने सारे ऐड कर लिए हैं। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ज़्यादा पावरफुल धातु है जैसा कि ये, ठीक है, यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर हम यदि एग्जाम्पल की बात करें इसकी तो ये सक्रियता श्रेणी है। अभी आगे आपको बताऊंगा अभी सही में इसके बारे में कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, पोटेशियम है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए उससे ज़्यादा उससे कम थोड़ा सा सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है और लेड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, कॉपर है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं यहाँ से दो धातु में उठा रहा हूं, ठीक है, यहाँ से मैंने उठाया आयरन यानी कि क्या Fe उठा लिया, और दूसरा मैंने लिया कॉपर CuSO4। अब ये जो कॉपर सल्फेट मैंने लिखा है, ठीक है, कॉपर के साथ सल्फेट यानी कि ये क्या है, दूसरी धातु का लवण विलयन है। क्या है, दूसरी धातु का लवण विलयन। ये पहली धातु है आपकी, तो ये पहली धातु इस दूसरी धातु को
उसके लवण से विस्थापित कर देगी, हटा देगी। हटाकर क्या बनाएगी, FeSO4 और प्लस कॉपर Cu को अलग कर दिया। देखो है ना, कॉपर को हटा देगी और उसके स्थान पर बैठ जाएगी, जिसे आपने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा भी है पार्ट 1 में। वही है ये कि यहाँ पर ज्यादा ताकतवर कौन है, आयरन है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऊपर ज्यादा है और नीचे घटता आ रहा है, तो ये कॉपर कमजोर, तो कमजोर को हटा फेंकेगा और उसकी जगह पर बैठ जाएगा। बस यही क्या है आपका कि अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो कम क्रियाशील धातु को, यह अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। ये क्या है, सारे के सारे आपके धातुओं के रासायनिक गुणधर्म थे। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको नोट्स आप तैयार कर लेना। नोट्स में आपको बीच बीच में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, रोक रोक कर वीडियो को यहाँ से देख लीजिए आप। अब इसके बाद में हमारा आएगा अधातु के रासायनिक गुण धर्म। तो देखिए वो भी सेम रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए अधातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो अधातु ऑक्साइड बनाती है। किसे, इसके भी एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो देखिए एक अधातु है यहाँ पर सल्फर, इसकी मैंने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो इसने भी अधातु ऑक्साइड बनाया, यानी कि सल्फर ऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। दूसरा बिंदु जो है आपका कि ये जो ऑक्साइड है ये अम्लीय है या क्षारीय है, तो इसको आप जल के साथ क्रिया कराएं। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका अधातु का ऑक्साइड है, अधातु नहीं है ये, अधातु है सल्फर और इसके साथ क्रिया करके क्या बना है ये अधातु का ऑक्साइड। इसकी यदि आप जल के साथ क्रिया कराओगे ना H2O, ठीक है, अब जैसे क्रिया कराओगे तो ये बनाएगा आपका H2SO3 और जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। यदि यहाँ पर 4 रहता तो हम लिखते सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर नाम में लग रहा है क्या बन गया ये अम्ल, यानी कि ये अधातु का जो ऑक्साइड है वो कौन सी प्रकृति का हो गया है, अम्लीय प्रकृति का। बात है समझ में आ रही है। क्या बोला है पहला मैंने कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाएगी, और ये जो अधातु के ऑक्साइड है इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसी, अम्लीय प्रकृति की। और हम जानते हैं कि तीसरा बिंदु देखते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा अभी आगे कि धातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है और धनायन बनाती है, जबकि अधातु जो होती है हमारी, ठीक है, वो अधातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और ऋणायन बनाती है। तो एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं इसे भी हम। यहाँ पर मैंने बोला कि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद में ये कितने ऋणायन बनाएगी, एक ऋणायन। यदि किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो उस पर कितने ऋणायन हो जाएंगे, 2 ऋणायन हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, समझ में आ रहा है आपको कि अधातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और ऋणायन बनाती है। 3 बिंदु हो चुके हैं। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म के। यदि हम बात करें अधातु की जल के साथ क्रिया की, तो अधातुएं जो होती है ना वो जल के साथ क्रिया नहीं करती। ठीक है, और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि ये अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। किसके साथ क्रिया नहीं करेगी अधातु, ना तो जल के साथ और ना ही अम्ल के साथ। ये क्रिया करेगी, नो रिएक्शन होगा, यानी कि क्रिया ही नहीं करेगी। हाँ, ये जो अधातु है ये आपकी हाइड्रोजन से क्रिया करेगी और क्या बनाएगी, अधातु हाइड्राइड। ठीक है, तो अधातु कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लो अधातु का। यहाँ पर मैंने लिया है नाइट्रोजन N2 और ये ऑक्सीजन, और यदि इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा आपका नाइट्रोजन का हाइड्राइड। अब जिसको हम अमोनिया नाम से बोलते हैं,
जिसका हमारा जो दैनिक जीवन में नाम हमने दिया है वो है आपका अमोनिया। ठीक है, इसको संतुलित कर लो। संतुलित करोगे तो यहाँ पर H कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर N कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 यहाँ पर कर दूँ तो H कितना हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 का गुना हो गया। तो ये अधातु का क्या हो गया है आपका हाइड्राइड। ठीक है, तो अधातु के रासायनिक गुणधर्म भी बहुत सिंपल है, ये देखिए। ठीक है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाएगी। अधातु के ऑक्साइड कैसी प्रवृत्ति के होते हैं, तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, जल के साथ क्रिया नहीं करेगी, ना ही अम्ल के साथ क्रिया करेगी ये। और बीच में ये लिख दिया मैंने, अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके अधातु हाइड्राइड बनाती है। इसका पूरा नाम क्या है, धातु हाइड्राइड, मत लिख देना इसको आप। वो धातु हाइड्राइड थी, धातु से क्रिया करेगी, तो अब ये आपकी अधातु, तो ये अधातु हाइड्राइड बना लेगी। ठीक है भैया, चलिए, तो ये तो इतनी चीज़ें क्लियर है आपकी। अब हम बात करें इसकी, तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म आपके दोनों ही मैंने अच्छे समझा दिए हैं। तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर यदि हम इसके अंतर की बात करें तो ये अंतर बन जाएगा आपका। धातु के ऑक्साइड तो क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इनकी प्रकृति अपचायक होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, ऑक्सीकारक होती है। ये जलीय विलयन में धनायन बनाती है और ये जलीय विलयन में ऋण आयन बनाती है। यानी कि आप वो परिभाषा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाती है। धातुएं अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन, जबकि अधातुएं अम्ल से क्रिया ही नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर बता रहा हूँ। ठीक है, धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती। ये 5 अंतर मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, आप कंप्लीट इन्हें कर लेना। ठीक है, नोट से तैयार कर लो यहाँ से आप पहले तो। अब देखिए, हमने धातु के और अधातु के रासायनिक गुणधर्म सारे के सारे जान लिए, लेकिन इनमें से कुछ अपवाद के रूप में आप समझ सकते हैं, या फिर इसमें से कुछ बातें याद करने योग्य बातें हैं, उनको मैं आपको टिक मार के करके यहाँ पर अच्छे समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा पहले अभी शुरुआत में ही कि जो धातुएं होती है ना, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, धातु के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, क्या होता है जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो आपको लिख देना है कि वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। जैसे एल्यूमिनियम की क्रिया हमने ऑक्सीजन से कराई तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। अब सारी की सारी यहाँ से नोट करने योग्य बात आपकी ये है कि हमने देखा कि सारी की सारी जो धातुएं हैं, ध्यान दीजिएगा, वो क्या ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर पाएगी, तो इसका जवाब नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें से कुछ धातुएं जो है, जैसे आपका यहां से नोट करिए ये बात, सिल्वर, गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती, यानी कि ये क्रिया ना के बराबर ऑक्सीजन के साथ करेगी। इसके अलावा बहुत सारी धातुएं ऐसी भी होती है कि जो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। यहाँ से देखिए, ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर में अभिक्रिया नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करेगी। अब यहाँ से नोट करिएगा आप कि पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि उसे खुले में रखने पर ये आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए इसे केरोसिन के तेल में डुबो लिया जाता है। समझ में आया है? तो यहीं से आपका एक प्रश्न बनेगा। क्या बना है प्रश्न, उसको हम अच्छे से पहले देख लेते हैं। सोडियम को केरोसिन के में डुबोकर क्यों रखा जाता है?
तो सोडियम जो है एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन से बहुत ही जल्दी क्रिया कर लेगी। अब जब ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेगी और यदि इसे हमने हवा में खुला छोड़ दिया तो ये क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी और घटना हो जाएगी, दुर्घटना। ठीक है, तो ये आग ना पकड़े इसलिए इसे किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में। तो बस ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आता भी है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो आप लिख देना है कि सोडियम जो है एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है, जिसके कारण यहाँ ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी यानी अति शीघ्र क्रिया कर लेती है। यदि हम इसे हवा में खुला छोड़ दिए तो यहाँ आग पकड़ लेगी, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, आपने अध्याय 2 में यहाँ तक मैंने आपको बताया था भी कि धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, और जिनकी जो प्रकृति हमने बताई, धातुओं की प्रकृति कैसी बताई हमने, क्षारीय बताई। पर लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके अम्ल तथा क्षारक दोनों से जब क्रिया करेंगे ना तो लवण और जल बनाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखिए थोड़ा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे कुछ धातु ऑक्साइड है जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो ऐसे धातु ऑक्साइड, अब यहाँ से एक अलग नोट बनेगा आपका, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या करेगा, लवण और जल बनाएगा। बस उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ से भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उसे हम अच्छे से देखते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहते हैं। यहाँ से देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहते हैं कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम पूछता है वो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। यहाँ से देखिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, पूरी एक एक चीजें बताऊंगा, एक एक नंबर का। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आप तो केवल ध्यान से इसे समझते जाओ। चलिए यहाँ से देखिए, जितने भी टिक मार्क कर रहा हूं मैं आपके लिए, यहाँ पर इनको आप नोट्स तैयार करते जाना। ठीक है, नोट करके लिख लेना, क्योंकि इनसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अधिकांश धातुएं जल में कैसी रहती है, अघुलनशील रहती है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करती है। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड इन निम्न प्रकार से जल के साथ घुलकर क्षार प्रदान करती है। यानी कि धातुएं वैसे तो धातु के जो ऑक्साइड वो जल में कैसे रहते हैं, अघुलनशील रहते हैं, लेकिन ये कुछ सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड है, ये क्या है, जल के साथ घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है आपकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगला बढ़ते हैं, कुछ खास खास बातें ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से पढ़ते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि धातुएं जब जल के साथ क्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो यहाँ से देखिए, इसको पढ़ते ही फिर से समझ में आएगा कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, बाकी तो सारे अघुलनशील होते हैं, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, लेकिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। वो सब आएगी नीचे, कौन कौन सी नहीं करती है। अब यहाँ से देखो, अब तो इस बिंदु से आपका क्या निकला है, वो जो मैंने रासायनिक गुणधर्म में बता दिया है कि धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड
बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब यहाँ से आप नोट करना है, पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया कर लेगी। मतलब बहुत जल्दी क्रिया करने वाली कौन सी धातुएं हैं? सोडियम और पोटेशियम। किसके साथ? जल के साथ। ठीक है। और सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। तो आप तो इसको बात याद रखना कि ठंडे जल में ये बहुत तेजी से क्रिया करेगी। ठीक है, नोट करते जाना। ठीक है, इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यहाँ धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। तो ये इतनी सी बात आप याद करना और यहाँ तक भी लिखो ना चाहो तो यहाँ तक लिख लेना। ठीक है। अब महत्वपूर्ण जो बात है आपकी, मोस्ट टाइम चीज़ है, वो यहाँ पर लिखी हुई है कि लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। तो ये पूछ लेता जैसी धातुओं के नाम बताइए, कोई भी 3 धातुओं के नाम बताओ कि जो भैया जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती, और हमने पढ़ा कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है और धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। तो भैया यहाँ पर तो लेड है, कॉपर है, सिल्वर यानी कि चांदी और गोल्ड, ये 4 ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करेगी। ठीक है, याद रख लोगे आप। चलिए बढ़ाएं आगे। अब हमने अगली बात जो पढ़ी है वो पढ़ी है कि धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करती है ना तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। नोट कर दिया बात को आप कि धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। लेकिन अब इसी को आप पढ़ते पढ़ते जाओगे ना तो यहाँ पर आप पढ़िए कि जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है धातुएं, ठीक है, तो तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। क्यों? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर लेता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O या NO या NO2 में अपचयित हो जाता है, मैंने टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप इस बात को याद रखना है कि ऐसी धातु का नाम बताइए कि जो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगी। ये सही विकल्प में आता भैया, फिर बाद में मत बोलना कि ये तो हमने तो पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, हो गया, इतनी चीज़ें क्लियर हैं बस। अब इसके आगे हम यदि बात करेंगे तो एक शब्द है आपका यहाँ पर एक्वा रेजिया। देखिए एक्वा रेजिया क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इन दोनों का मिश्रण है, मिक्सचर है, और वो भी है 3:1 में। कितने में है? 3:1 में इन दोनों का मिक्सचर है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया कहते हैं। देखिए कभी कभी आपने गाँव में सुना होगा कि जो चांदी, ठीक है, और सोने की जो आभूषण होते हैं, यानी कि चांदी की जो कड़ी समझ लीजिए आप, ठीक है, जो महिलाएं पहनती हैं, उनके जो चांदी की रकम बोलते हैं अपन, उन रकमों को पे काली पड़ जाती है वो, ठीक है, थोड़ी सी काली काली पड़ने जब लगती है तो उनको साफ करने के लिए वो कई लोग चोर बोल सकते हैं आप उनको, ठीक है, वो बोलते हैं कि देखिए मैं आपकी चांदी को चमका देता हूँ। तो वो कुछ नहीं करता है, वो एक्वा रेजिया का घोल लेता है और उसमें उस चांदी को डाल देता है। तो ये जो एक्वा रेजिया होता है ना, इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये सोने को, प्लेटिनम को, चांदी को गला देगा। गला देगा मतलब उसके ऊपर की परत हटा देगा। जैसे ये है तो इसके ऊपर वाली परत ही हटा देगा ये, तो मतलब इसके ऊपर की चांदी हट गई। तो फिर नीचे तो जैसे आपका कोई सा भी वस्तु है, ये पेन है, जैसे थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ी हुई, आप जैसे इसको ऊपर की परत हटाओगे फिर से नया तरह दिखेगा ये, तो जो ऊपर की चांदी रहती ना उसको ये हटा देता है। कौन हटा देता है? ये एक्वा रेजिया। समझ में आया बात? तो ये एक तरह का क्या है? घोल है। किसका घोल है? 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। तो यहाँ से आप इतना सा आप लिख सकते हैं एक्वा रेजिया के बारे में लिखना चाहो तो
कि 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। यहाँ गोल्ड तथा प्लेटिनम को भी गला सकता है। ठीक है, इतनी बातें। चलिए, अब इन सभी टॉपिकों के बाद में आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वही है जो हमने अभी धातु के रासायनिक गुणधर्म में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? क्या है सक्रियता श्रेणी वास्तव में? देखिए, जो भी धातुएं ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी ना और सबसे कम अभिक्रियाशील, यानी कि इनको एक लिस्ट में वैज्ञानिकों ने बता दिया कि भैया ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ये ज़्यादा तेज क्रिया करेगी, ठीक है, ये उससे कम करेगी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु का नाम क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम के नीचे आपका जाएगा सोडियम। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि बहुत तेज अभिक्रियाशील धातुएं हैं, हवा में खुली रहेगी। तो मैंने बता ही दिया अभी ये प्रश्न का उत्तर वैसे भी। अब जैसे ये किस में खुली रहेगी? वायु में, तो ये आग पकड़ लेगी। ठीक है, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो यहाँ से आप गौर से देखिए और नीचे आप जब बढ़ते जाओगे ना तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर, ठीक है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। यानी सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपका गोल्ड है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा वाली सिल्वर है। ये नीचे के जो 3-4 नाम है ना, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हो गई और ऊपर के 3-4 नाम जो है वो सबसे अधिक और बीच वाले हो गए आपके मध्यम। ठीक है, ध्यान से आप इस लिस्ट को याद कर लेना है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा जरूर आपसे पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ से आप सक्रियता श्रेणी की परिभाषा लिख देना कि वहाँ श्रेणी जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कौन से क्रम में? अवरोही। उसे ही क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। चलिए, अब आगे आपका यहाँ पर देखिए प्रश्न बने हैं कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न देखो आप, ठीक है, कि इन अभिक्रियाओं के लिए आपको समीकरण लिखना है। कौन सी अभिक्रिया है? एक तो भाप के साथ आयरन, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ से और इन अभिक्रियाओं को यहाँ से हम देखते हैं। पहली जो अभिक्रिया है वह है आपकी भाप के साथ आयरन। आयरन का मतलब आप समझते हैं? लोहा। तो आयरन हमें Fe लिख दिया हमने आयरन। ये क्या हो गया आपका? आयरन। भाप यानी कि जल की बात कर रहा है तो H2O। और अभी हमने रासायनिक गुणधर्म जब पढ़े थे तो मैंने आपको बताया है कि जो भी धातुएं हैं वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। तो क्या मुक्त हुआ ये बताइए आप? H2। ठीक है, क्या मुक्त हुआ है? H2 यानी कि हाइड्रोजन। और बनाएगा क्या आपका? ये बनाएगा आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बनेगा आपका FeO3, Fe2O3। तो ये बना आपका फेरस ऑक्साइड। क्या बना है? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान समझ लोगे बात को आप कि धातुएं जब जल के साथ क्रिया करती है ना तो या तो धातु के ऑक्साइड बनाती है या धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर ऑक्साइड बना है। हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं? जिसमें OH लगा रहता है और जिसमें केवल O लगा रहेगा वो ऑक्साइड है। ठीक है, कर लोगे। दूसरे यदि बात करें, क्या बोला इसने कि जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की क्रिया कराओ। किसके साथ है? पानी के साथ। पहले हम कैल्शियम की कराएंगे और दूसरी बार हम पोटेशियम की। तो हम बोलेंगे जल के साथ पहले किसकी करा दो? कैल्शियम की करा दो। ठीक है, यहाँ से अब जल के साथ कैल्शियम की कराएंगे तो क्या बनेगा? Ca+H2O। और मिलकर क्या बना है आपका? यहाँ पर देखिए ये भी क्या है? धातु है, जल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस तो मुक्त ही करेगी, ये तो आप जानते हैं। और बनेगा क्या आपका? कैल्शियम। ये जल के साथ मिलाया तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, CaOH2। तो इसे क्या, इसका क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कर लोगे? चलिए, इसी तरह पोटेशियम है,
इसी में यहाँ पर हम लिखेंगे पोटेशियम के साथ जल की क्रिया क्या हुआ, देखिए गौर से, पोटेशियम कहते हैं के को, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया था पिछले वीडियो में, अभी आगे थोड़ा सा जब हमने गुणधर्म पढ़े थे जब, तो यहाँ पर हमने 2 पोटेशियम लिए और यहाँ पर 2 HOH लिए। क्या बना, जल्दी से बताइए क्या बना था। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगी क्योंकि धातु ही है, और मिलके बना क्या है आपका, ये देखिए यहाँ से ये H2O तो निकल गया, ऊपर देखो KOH बचा, ऊपर भी क्या बचा, नीचे क्या बचा, KOH, बस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको या करके आप ऐसा लिख देना तो भी सही रहेगा आपका, या फिर आप इसको ऐसा लिखना है कि K और K कितने के हो गए, 2 के हो गए, प्लस 2 H2O है ये, और यहाँ पर 2 KOH है, और प्लस आपका हाइड्रोजन है गैस, ठीक है भैया। तो ये आपकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा प्रश्न आपसे परीक्षा में नहीं आएगा। चौथा देखो डायरेक्ट आप, कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए, अभिक्रियाशील धातु है, अभिक्रियाशील धातु कौन सी, आप लोहे को आप ले लीजिए भले ही, आयरन को, और इसको जल के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो आयरन के साथ तनु H2SO4 का रासायनिक समीकरण भी देना है। तो पहले तो क्या पूछा इसने कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, यानी कि धातु प्लस तनु अम्ल। और याद करिए रासायनिक गुणधर्म में बात बताई मैंने कि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। कौन सी गैस मुक्त करेगी, हाइड्रोजन। तो उसने यही पूछा है कि कौन सी गैस मुक्त करेगी, तो पहला जो बिंदु है हम लिख देंगे यहाँ पर हमारा चौथे प्रश्न में कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी या निकलती है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, आयरन के साथ H2SO4 की अभिक्रिया लिखनी है। तो लिख दीजिए आयरन यानी कि Fe प्लस H2SO4 अभिक्रिया हुई, क्या बना आपका, ठीक है, हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगी और बनेगा क्या, FeSO4। जब यहाँ से H2 निकल गया तो SO4 बचा, तो ये आपका है फेरस सल्फेट, या इसका दूसरा नाम है आयरन सल्फेट। कर पाओगे आप, ठीक है। चलिए इसी तरह यदि आगे का देखते हैं तो जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन के में डालने से क्या होता है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आप ऐसा कर लेना है, आयरन सल्फेट का रंग उड़ जाता है तथा रंगहीन जिंक सल्फेट का विलयन बनता है। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ इसे, ठीक है भैया। और तथा जिंक पर क्या हो जाती है, आयरन की परत चढ़ जाती है, J10 और FeSO4 इसकी क्रिया करा देना। तो ये अभी क्रियाशील तत्व जानता है, इसने Fe को हटा दिया और उसकी जगह पर जाके बैठ गया, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है आपका है आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। इसके गुणधर्मों को भी पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप मैं 3 तत्व यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आपका केवल 10th क्लास में इसको समझने के लिए 3 तत्व ही काफ़ी है। यहाँ पर पहला तत्व मैंने लिखा है सोडियम यानी कि Na, ठीक है। दूसरा जो तत्व है वो है Mg यानी मैग्नीशियम। तीसरा जो तत्व है वो है क्लोरीन। इनमें से ये जो सोडियम है ये आपका धातु है, मैग्नीशियम भी आपकी क्या है, धातु है, लेकिन क्लोरीन क्या है आपकी धातु है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम सोडियम के परमाणु क्रमांक की बात करें, किसकी, परमाणु क्रमांक की, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 11, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। मैग्नीशियम का है 12 और क्लोरीन का जो है वो है 17। तो यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करेंगे तो पहले कोष में आप जानते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे,
दूसरे कोष में 8 जाएंगे, तीसरे में कितने बचे वो बताइए। तो 8 और 2 10, ठीक है, तीसरे में आपका बच गया 1। तो जो बाह्यतम कोष में जो अंत वाला रहता है ना, वो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे। यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ध्यान से समझिएगा, बस अपना आप समझ में आएगा पूरी चीजें। मैग्नीशियम में 2 पहले में गए, दूसरे में 8 भरा गए, 8 2 10, अंत में कितने बच गए, 2 बच गए। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। Cl यानी कि मैग्नीशियम है, Cl यानी क्लोरीन, और यहाँ पर 2 हो गया, 8 हो गया, 8 तो 10, बचा कितना है, 7। तो कोई भी जो तत्व है ना, उसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन में उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्या है अष्टक नियम कि 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वो उसका अपना कोष पूरा कर लेगा। तो यानी इसको 1 की जरूरत है, इसको कितने की जरूरत है, 6 की, और इसको 7 की। पर हमने परिभाषा जो पढ़ी है, परिभाषा के अनुसार, ठीक है, कि जो धातुएं होती हैं, यानी कि N है सोडियम, ठीक है, ये धातुएं क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और कितने धनायन बनाएगी, ठीक है, 2 धनायन की, 1 धनायन, तो यहाँ पर इसमें 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगी, क्योंकि इसको 7 तो मिलने नहीं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगी, और कितने धनायन बना लेगी, 1 धनायन बनाया। इसी तरह मैग्नीशियम भी एक धातु है, वो क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन का जो बचे हुए हैं उनका त्याग कर देगी, यानी कि 2 धनायन बन गए, और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग है इसने, 2 को त्याग है, जिसके ऊपर माइनस कर दो, और यहाँ पर आप समझ गए। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 धनाएंगे, धनायन कितने बनाए इसलिए 2। अब इसी तरह क्लोरीन जो है, ध्यान से देखिएगा आप, क्लोरीन आधातु है, और आधातु की जो प्रवृत्ति होती है ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो ये ग्रहण करेगी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी लग रही है इसके पास, 1 की, क्योंकि 7 है, 8 में पूरा अष्टक हो जाए। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे इसने, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद में क्या बनाया, ऋण आयन बनाया। तो ये कितने ऋण आयन बनाए इसने, ठीक है, कितने, 1 ऋण आयन बनाया। तो बस अब इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है, इनको ही हम करेंगे। तो जब धातु और अधातु दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, यानी स्थानांतरण होगा, कैसे, जैसे हम बात करें, एक मैंने बताया आपको सोडियम Na प्लस क्लोरीन है Cl, ठीक है। अब क्लोरीन के पास कितने हैं बताइए, यहाँ पर बाहरी में 7 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सोडियम के पास बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए गौर से, 1 है, तो ये 1 है। अब इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा। तो देने के बाद में क्या बना वो देखिए आप, ठीक है, देने के बाद जो बना है वो Na के ऊपर तो कितना आ गया है आपका, 1 धनायन आ गया है, ठीक है, ये 1 धनायन। और क्लोरीन ने Cl के पास में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि आपको ये बातें समझ में नहीं आई इतनी भी, तो आप इतनी सी बात याद रखिए कि यहाँ पर ये धातु है और ये अधातु है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कुछ याद नहीं रहा तो इतनी सी बात जरूर याद रखना है कि धातु और अधातु दोनों के बीच में क्या हुआ रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, स्थानांतरण, यानी कि हम बोल सकते हैं साझेदारी हो रही है। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि धातु और अधातु के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से यौगिक बनेगा। अब यहाँ Na प्लस Cl यानी क्या बना, NaCl। उसी तरह यदि Mg है यहाँ पर, ये प्लस क्लोरीन है, ठीक है। आप गौर से देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि Mg के पास कितने बाह्यतम कोष में 2, और क्लोरीन के पास कितने हैं, केवल चाहिए 1। अब 1 चाहिए, इसलिए 1 और क्लोरीन लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो इसको देगा, 1 इस क्लोरीन को देगा, तो मिलके क्या बनेगा फिर, MgCl2 बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जब भी धातु और अधातु से
के में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा ना, उससे मिलकर यौगिक जो बनेगा उसे हम कहेंगे आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक की परिभाषा लिख लो कि धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। उदाहरण मैंने अभी आपको दो तो बता दिए, NaCl, MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और या CaCl2। कोई पूछ ले कि 4 आयनिक यौगिकों के नाम बताओ तो ये उदाहरण लिख देना है, नहीं तो पता चलेगा कुछ नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब अगला जो टॉपिक है हमारे गुणधर्म की बात करें, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की, तो यहां से देखेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है, पहली है भौतिक प्रकृति। जो आयनिक यौगिक होते हैं ना वो ठोस, कठोर, भंगुर होते हैं। किस तरह के होते हैं? ठोस भी होते हैं, कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। गलनांक की बात करें तो इनके गलनांक उच्च होते हैं। क्वथनांक, इनके क्वथनांक भी उच्च होते हैं। घुलनशीलता, तो यहां जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन है, पेट्रोल है, ऐसे जैसे विलायकों में ये अघुलनशील होंगे। कौन? आयनिक यौगिक। जो NaCl बताया मैंने, मैग्नीशियम क्लोराइड बताया, ये जल में तो घुल जाएंगे लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में ऐसे विलायकों में नहीं घुलेंगे। विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में तो इनमें विद्युत का चालन नहीं होता। जैसे आपका नमक है, उसमें ठोस है वो, तो उसमें करंट नहीं आएगा है, ठीक है, लेकिन उसको गलित अवस्था है, गला हुआ है, तो उसमें पानी के कारण करंट आएगा। आप समझ गए बात को? तो विद्युत चालकता हो गया इसका। इनका ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं होता इनमें, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन ये करते हैं। तो यहाँ से आप आयनिक यौगिक के बारे में लिखना है और यहाँ से आप आयनिक यौगिक के गुणधर्म को लिखेंगे। ठीक है, नोट्स पूरे तैयार कर लेना। आप सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चलिए तो अब आयनिक यौगिकों से संबंधित जो कुछ बातें हैं उनको नोट कर लेते हैं। चलिए तो अब यहाँ से आप बात याद रखोगे कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर ये टूट भी जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, यहाँ से आप नोट करिएगा, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक उच्च होता है, यानी कि अधिक होता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण। क्या पाया जाता है? ध्यान सुनिए, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण। फिर से बोलिए, क्योंकि मैं ये इससे एक प्रश्न बनेगा। मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण, इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होगी। अब जब पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये नहीं टूट पाएगा, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब यहाँ से आपका एक प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो ये इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनमें मजबूत अंतर आयनिक, ठीक है, अंतर आयनिक आकर्षण होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक किस हो गए? उच्च हो गए। ठीक है, याद रहेगी आपको ये बातें। अच्छे से आप तो कंप्लीट करो सारी चीज़ें, नोट से एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो आता है आपका खनिज, अयस्क और गैंग। इन तीनों की परिभाषा आपसे जरूर पूछता है। तो सबसे पहले आप खनिज को समझिए, खनिज क्या है। ठीक है, जो हमारी प्रकृति है ना, प्रकृति में 3 चीज पाई जाती है। ठीक है, भूपर्पटी, क्रोड, ठीक है, और एक मध्यम वाली परत। तो जो भूपर्पटी किसे कहते हैं? जो ऊपरी परत पाई जाती है। तो प्रकृति की जो भूपर्पटी है उसमें पाए जाने वाले तत्व या यौगिक, वो जितने भी तत्व या यौगिक पाए जाएंगे किस पर? प्रकृति की भूपर्पटी पर। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं NaCl, ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हैं CaCO3। ये सारे के सारे क्या है? आपके खनिज। कि प्रकृति की जो भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व या यौगिक, उनको ही कहते हैं हम खनिज। ठीक है, तो खनिज की परिभाषा बहुत ही सिंपल है,
ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। यहाँ से देखो, लिखो जल्दी से, ठीक है, कि प्रकृति की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से, जो नेचुरल रूप से, ठीक है, पाए जाने वाले जो तत्व होंगे, यौगिक होंगे, उन्हें हम खनिज कहते हैं। NaCl और CaCO3, ठीक है। तो खनिज तो यदि हम एक ही शब्द में समझे तो जो भी हमारी नेचर है, प्रकृति है, उसकी भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व या यौगिक, वो कहलाए आपके खनिज। अब अयस्क क्या है? ये जो खनिज है ना, ये खनिज ही अयस्क कहलाएंगे। पर खनिज फिर दो तरह से के होंगे, एक को जिनको आसानी से नहीं निकाला जा सकता और एक जो आसानी से निकाले जा सकते हैं। जैसे आपका जो हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट और बॉक्साइट है, ये आपके अयस्क है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह के खनिज है तो ये खनिज है, पर ये ऐसे खनिज हैं, इनसे धातु को आसानी से और लाभदायक तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो परिभाषा क्या बनी खनिज की, अयस्क की, कि ऐसे खनिज जिनसे हम धातुओं को आसान तरीके से और लाभदायक तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब उन धातुओं को प्राप्त करना हमें, और जो भी खनिज हमें सरलता से, सुगमता से प्राप्त हो जाएंगे, वो अयस्क बन जाएंगे, यानी वो अयस्क उनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अयस्क बहुत सिंपल परिभाषा, ये भी जल्दी से नोट कर लो इसे भी। यहाँ से अयस्क की परिभाषा कि ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसान और लाभदायक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लो, हेमेटाइट और बॉक्साइट। ठीक है, अब यदि हम गेंग की बात करें तो गेंग उससे भी सिंपल है। ठीक है, ये कि जो अयस्क को हमने, देखिए, हमने प्रकृति की भूपर्पटी पे जो प्राप्त करे वो आपके खनिज कहलाए, और जो खनिज हमने आसानी से निकाल लिए, ठीक है, लाभदायक तरीके से उनसे धातु मिल गई, वो आपके अयस्क बन गए। ठीक है, और गेंग जो अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धि रहेगी, ठीक है, यानी उसमें जो पाई जाने वाली खराबी है, बस उसे ही कहते हैं गेंग। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को ही क्या कहते हैं? गेंग कहते हैं। ठीक है, जो 3 टॉपिक थे इनको भी कवर कर लेना आप। चलिए, अगली 2 परिभाषाएं आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, भर्जन और निस्तापन। क्या होता है भर्जन और किसे कहते हैं निस्तापन? आइए इसको भी हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, जो खास चीज़ें उन्हें हम मैं कवर कर रहा हूँ, फालतू चीज़ हटा दिए। देखिए, आप सक्रियता श्रेणी जो है उसके मध्य स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो मध्यम होती है, क्योंकि हमने जैसे सक्रियता श्रेणी में पढ़ा भी है कि सबसे ऊपर वाली जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ये यहाँ आपसे पढ़ा था हमने, ये अभिक्रिया में कि जो ऊपर वाली है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, नीचे वाली जो सबसे कम है, और बीच वाली जो है थोड़ी सी मध्यम है। तो यही बात ये बीच में यहाँ से बोल रहा है कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन हो गया है, जिंक हो गया है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यहाँ प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। कौन? ये मध्य वाली आयरन है, ये सारी चीज़ें किसके रूप में पाई जाएगी? ऑक्साइड के रूप में, या एक सल्फाइड के रूप में, या कार्बोनेट के रूप में। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। मतलब सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से यदि हम प्राप्त करेंगे ना, तो बहुत ही सरल तरीके से हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अभी काम की चीज़ नहीं पढ़ रहा हूँ केवल, इसलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, यानी क्या करेंगे, ये जो सल्फाइड है और कार्बोनेट है इनको ऑक्साइड के रूप में प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ से देखो, आप नोट करना है। ठीक है, क्या है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप तक गर्म करने पर यहाँ ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप तक गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड के रूप में
प्राप्त हो जाएगा। बस इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे। भर्जन समझ में आया है आपको। और कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु के ऊपर में, कम वायु में अधिक ताप तक गर्म करेंगे तो ये भी ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा। ये प्रक्रिया आपकी निस्तापन कहलाएगी। यानी क्या बोला है कि सल्फाइड को हमने वायु की उपस्थिति में ज़्यादा ताप तक गर्म किया तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, और कार्बोनेट को भी हम गर्म करेंगे अधिक ताप पर इसमें वायु की उपस्थिति जो रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो वायु की सीमित अवस्था उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये भी ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा। तो ये हो गया आपका भर्जन और निस्तापन। ठीक है, आप तो नोट्स बनाते रहो, जो चीज़ आएगी परीक्षा में वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है आपका है थर्मिट वेल्डिंग या थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसको भी आप देखिए थोड़ा चित्र के माध्यम समझोगे तो अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी एक, ठीक है, जो ये वर्कर है ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आप गौर से देखो इसे। ये क्या कर रहा है, आपको जो रेल की जो पटरी है ना, उस पटरी के बीच में जो गैप हो गई है, उस गैप को ये पूरा कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है, ये अभिक्रिया करा रहा है। और ये अभिक्रिया ही आपकी क्या कहलाती है, थर्मिट वेल्डिंग क्या कर अभिक्रिया है। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, यहाँ से देखिए इसमें होता क्या है कि कोई भी एक धातु है उसको अत्यधिक ऊष्मा, ठीक है, उत्पन्न कराएंगे। क्या कराएंगे, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न कराएंगे। और उत्पन्न कराएंगे तो ये जो धातु है ना, ये गलित अवस्था में हो जाएगी। किसमें, गलित में, गलित अवस्था में, यानी कि ये पिघलने लगेगी। और पिघलेगी तो जैसे अब ये ठोस है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने क्रिया के द्वारा अभिक्रिया जैसे कराएंगे, ये विस्थापन अभिक्रिया कराएंगे वैसे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि ये धातु ठोस में है तो इसको इतनी ज़्यादा ऊष्मा देंगे तो ये गलित हो जाएगी, गल जाएगी, पिघल जाएगी। और पिघलने के बाद में जो भी दरार थी ना, जो पटरी रेल की, उन दरारों में ये जाकर घुस जाएगी, जो कि द्रव के रूप में हो गई ये गलित। ठीक है, बस ये जो रिएक्शन है ना, इसे हम क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है आपकी। ये यहाँ से देखना, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको यहाँ से देखिए। वे धातु विस्थापन अभिक्रिया जिनमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। कौन सी अभिक्रिया है, ऐसी धातु विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी और जिससे जो विस्थापित धातु है वो गलित अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। इसी को कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, सिंपल है, कठिन तो नहीं है। तो थर्मिट वेल्डिंग के नाम से बोलते हैं। अब इसका उपयोग की यदि बात करें तो इसका उपयोग आपसे पूछे ना, तो आप यहाँ से इसका उपयोग लिख देना, ये यहाँ पर। ठीक है, ये एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करके रेल की पटरी एवं मशीनों के पुर्जे की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, जो थर्मिट अभिक्रिया, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रेल की पटरी, मशीनों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आपका यहाँ पर देखिए एक बिंदु और है। ठीक है, उसके बाद बस अध्याय समाप्त होने की कगार पर ही है आपका, और बच्चे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ठीक है, यहाँ पर देखिए एनोड पंख क्या है। एनोड पंख कुछ नहीं है, इस चित्र में आप गौर से देखोगे ना, ठीक है, तो जैसे कापर है, जिंक है, ये चित्र को थोड़ा सा इधर कर लूँ, चित्र दिख जाएगा आपको। धातु का जब परिष्करण करेंगे ना, तो कापर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं। तो इस प्रक्रम में क्या होती है, जो अशुद्ध धातु है, ध्यान से देखना, अशुद्ध किस पर आई, एनोड पर। किस पर आई है, एनोड पर। और शुद्ध धातु की पतली परत कैथोड बनाया जाता है। तो यहाँ पर कैथोड पर कौन आ जाएगी, शुद्ध, और एनोड पर कौन आ जाएगी, अशुद्ध। ठीक है, अब तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध धातुएं तथा एनोड पर शुद्ध धातु की शुद्ध धातु की पतली परत कैथोड पर बनाई जाती है। ठीक है, धातुओं के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। उपकरण में व्यवस्थित है,
जब विद्युत अपघट्टी में, यहाँ से अब आपको याद रखना है, जब विद्युत अपघट्टी में धारा प्रवाहित की तो एनोड पर स्थित, अब कैथोड की बात ही नहीं करेंगे, किस पर बात करेंगे, एनोड की। तो ये एनोड पर उपस्थित अशुद्ध धातु, ठीक है, अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्टी में घुल जाएगी। इसमें विद्युत अपघटन में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। जब करंट विद्युत अपघट्टी में धारा प्रवाहित करी तो एनोड पर जितनी भी अशुद्ध धातु है, खराब धातु है, वो विद्युत अपघट्टी में घुल जाएगी। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु पर, ठीक है, विद्युत अपघट्टी के कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगी। मतलब जितनी यहाँ पर विद्युत अपघट्टी में घुलेगी ना, उतनी ही कैथोड पर जाके चिपक जाएगी। कौन, शुद्ध, क्योंकि कैथोड पर कौन है, शुद्ध है, और एनोड पर कौन है, अशुद्ध है। तो अशुद्ध तो पिघलेगी और जल में, इस विलयन में घुलेगी, और शुद्ध जो है, ठीक है, वो इससे इस पे जाके चिपक जाएगी, ठीक है। और बचा कुचा जो मटेरियल रहेगा, ठीक है, जो अशुद्धियाँ है, बाकी देखिए विलय अशुद्धियों में विलयन में चली जाती है, ठीक है। विलय अशुद्धियाँ किस में चली जाती है, विलयन में चली जाती है। तथा अविलय अशुद्धियाँ, ठीक है, अविलय अशुद्धियाँ जो ना घुलने लायक है, तो वो तली पर निक्षेपित हो जाती है। बाकी अशुद्धियाँ तो किसमें, इस घोल में घुल गई, पर कुछ ऐसी भी रहेगी कि जो घुलेगी नहीं। अब नहीं घुली, जो नीचे जम जाएगी, जिसे हम मिट्टी के घोल में देखते हैं ना, जो जितनी चीज़ गलने लायक है वो तो पानी में घुल गई, और जो नहीं घुली वो तली में बैठ गई, बस। तो उसे कहते हैं एनोड पंख। तो ये एनोड पंख की परिभाषा आती है, आपसे पूछ लेता कभी कभी। तो यहाँ से आप करना है, विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्टी में घुल जाएगी, और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्टी से कैथोड में जाके चिपक जाएगी, ठीक है। और विलय अशुद्धियाँ जो भी घुल सकती है वो तो विलयन में चली जाएगी, और जो नहीं घुलेगी वो तली में जम जाएगी, बस इसे एनोड पंख कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो चैप्टर है यहाँ से, वो आपके क्वेश्चन आंसरों का टॉपिक आया है। तो खनिज, अयस्क और गेंग, ये मैंने आपको बता दी है। ऐसी दो धातुओं के आपको नाम बताने हैं कि जो प्रकृति में किस तरह की पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि सोना और जो चांदी है, ये धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर लिख देते हैं सोना और चांदी। धातु के ऑक्साइड, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो भैया विद्युत अपघटनी रासायनिक प्रक्रम। ये किस को हटा देना और यहाँ पर लिख देना विद्युत अपघटनी प्रक्रम या रासायनिक प्रक्रम, ये तो आगे लिखा हुआ है, विद्युत अपघटनी लिख देना बस इतना। अब अगला क्या है आपका, संचारण है। संचारण आप सब जानते हैं कि संचारण क्या होता है, ये हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए हम इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर आता भी है ये। तो इतना सा लिख लेना है कि लंबे समय तक जब आर्द्र वायु में, चैप्टर 1 में पढ़ लिया वैसे, ठीक है, जो लोहे की कील होती ना, या कोई सी भी लोहे की बनी हुई वस्तु होती ना, उसके ऊपर भूरी भूरी परत आ जाती है, जिसे हम जंग कहते रहे, ठीक है। तो वही जंग क्या है, संचारण है, कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने से लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उससे ही क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पर से लिख लेना है। लोहे को जंग से बचाने के उपाय, पेंट करके, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, जस्तीकरण करके, मिश्र धातु बनाकर, ये आपको लिख लेना है। थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि यहाँ से आप संचारण के बारे में लिख लेना। नोट्स आप तैयार करते रहना, ठीक है, पूरी चीज़ें। हो गया इतना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक आएगा आपका, वो संचारण से सुरक्षा भी हो गया है। अब आया है यसद लेपन। ये यहाँ से देखिए क्या आया है आपका, यसद लेपन। तो ये यसद लेपन भी क्या है, मिश्र धातु का ही एक उदाहरण है, ठीक है। अभी मिश्र धातु नीचे आएगी। तो जस्ते लोहा और जो इस्पात है ना, इनको बचाने के लिए, ठीक है, लोहा और इस्पात जो है इनको जंग से सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ से देखिए, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, और ये जो विधि है इसी को हम कहते हैं यसद लेपन, ठीक है। समझ में आया बात आपको? तो इसे कहते हैं यसद लेपन। किसे कहते हैं यसद लेपन? कि जो
लोहा और इस्पात है, इनको किससे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हमने क्या कर दी, इस पर परत चढ़ा दी जस्ते की। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है ये। यहाँ से देखिए यह सदलेपन कि लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक यानी कि जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, इसे ही यशदलेपन कहते हैं। हो गया। अब अगला टॉपिक है मिश्रातु या मिश्र धातु किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिक्सचर रहेगा ना, जिस तरह हम बोलते हैं ना नमकीन में देखा होगा आपने, नमकीन को मिक्सचर किसे कहते हैं, जिसमें आपका सब चीज़ मिलावट रहे, ठीक है, उसे मिक्सचर के। सेव किसे कहते हैं, जिसमें खाली एक ही चीज़ है। अब जिसमें सेव भी आ जाए, ठीक है, उसके बाद में पोहे वाली चीज़ आ जाए, उसमें मूंगफली के दाने भी आ जाए, वो सारी चीज़ क्या कहलाती है, मिक्सचर। तो उसी तरह मिश्र धातु भी क्या कहलाएगी, दो या दो से अधिक धातु, ठीक है, का समांगी मिश्रण। अब इसको यदि हम पूरे को सही तरीके से इसकी परिभाषा दें तो हो सकता है कि दो धातु हो या फिर एक अधातु हो और एक धातु हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और यहाँ पर थोड़ा छोटा कर बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, ठीक है जी, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, ठीक है, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर तो इतना ही दिया है। यहाँ से देखिए आप मिश्रातु, दो या दो से अधिक धातुओं या फिर एक धातु हो सकती है और एक अधातु हो सकती है। इन दोनों का जो मिश्रण है, ठीक है, चाहे दो ही धातु हो या फिर एक धातु चलेगी और एक अधातु चलेगी, तो ये मिश्रण जो कहलाएगा आपका समांगी मिश्रण जो है, ये मिश्रण कहलाएगा आपका मिश्रातु या मिश्र धातु। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है भैया, कोई भी पूछ ले आपसे कि दो मिश्र धातु के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। अब कोई पूछ ले आपसे कि मिश्र धातु के नाम बताओ, तो यहाँ से देखिए स्टेनलेस स्टील लिखना है, ड्यूराल्यूमिन लिखना है, जर्मन सिल्वर लिखना है, गन मेटल और कांसा। दो याद रख लेना आप कि स्टेनलेस स्टील और कांसा। ठीक है, तो ये आपके मिश्र धातु है। और यदि आप इसके उपयोग भी लिखना चाहते हैं ना, थोड़ा छोटा कर दूं ये, ठीक है, ये यहाँ से आपको बढ़िया से कौन कितनी मात्रा में लिखा है। कांसा में 90% तांबा है और 10% टीन है। गन मेटल में 88% तांबा। तो ये छोटी सी जानकारी है, वैसे आपके अब इस सिलेबस में हटा दिए, लेकिन कोई पूछ ले मिश्र धातु के नाम तो ये मिश्र धातु के नाम तो याद रखना है। ठीक है भैया, रखोगे याद। अब इसके बाद में अगला है आपका अमलगम। तो अमलगम भी क्या है कि किसी भी धातु, जैसे ये भी मिश्र धातु ही है हेने पे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी धातु के ऊपर यदि हम जस्ते की परत चढ़ा देंगे ना, तो वहाँ धातु पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाएगी। कोई भी धातु जैसे जस्ता आदि पर हम पारे का लेप कर देंगे। किसका लेप कर देंगे? पारे का लेप कर देंगे, तो वहाँ धातु पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनी पारे की। तो जो भी पारे के द्वारा बनी मिश्र धातु है, जिसमें पारा तो होने होना है, बस वो धातु मिश्र धातु आपकी कहलाएगी अमलगम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर यदि कोई धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु अमलगम कहते हैं। यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर मैंने परिभाषा आपको बताई दी है। ठीक है, और यहाँ से आपको लिखना है कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेना आपको, ठीक है, कि काफ़ी नरम होता है 24 कैरेट शुद्ध सोना, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी तांबे को मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए, ठीक है, 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य है कि 22 कैरेट भाग शुद्ध सोना और 2 भाग इसमें तांबा या चांदी मिलाते हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो सोना चांदी के आभूषण पहनते हैं ना, वो 24 कैरेट के नहीं होते, वो कितने कैरेट के होंगे? 22 कैरेट के। याद रखोगे भैया। चलिए, इसके बाद में यहाँ से हम यदि बात करें तो कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है। ठीक है, तो आसानी से संक्षारित ना होने वाली धातुएं, तो देखिए यहाँ से प्रश्न आपका है, ये पहला वाला तो नहीं आता है, ये आता है दूसरा कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, तो गोल्ड लिख देना।
या फिर सोना लिख देना। मिश्र धातु क्या होते हैं, ये तो मिश्र धातु मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह ये आपका अध्याय समाप्त हुआ है। अब देखिए कुछ बचे हुए प्रश्न हैं, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। तो ये 2 तरीके यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता दिया संचारण में कि ये पेंट तल करके, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, ठीक है। इसको आप बड़े लॉन्ग लिख लेना कि पेंट करके लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। ग्रीस करके, ठीक है, ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर हम, ठीक है, लोहे को जंग से बचा सकते हैं। मिश्र धातु के द्वारा भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। थोड़ा सा लंबा लिख देना बस लाइनों को, ठीक है, बड़ा चढ़ा के बस। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर, ठीक है, अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। देखिए ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाएगी। तो आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय बनाएगी। कैसे बनाएंगी? अम्लीय। लेकिन कुछ ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अधातु की प्रकृति में हमने पढ़ा कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये अम्लीय प्रकृति के हो गए, लेकिन कुछ उदासीन भी रहेंगे। अगला है कारण बताओ क्वेश्चन है आपका, और कारण बताओ में है कि सोना, प्लेटिनम, ठीक है, चांदी का उपयोग हम आभूषण बनाने के लिए करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये कारण बताओ का पहला क्वेश्चन हो गया ये कि प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। तो क्यों करते हैं साहब? क्योंकि ये अक्रियाशील धातुएं होती हैं, ये आसानी से संचारित नहीं होगी, खराब नहीं होगी, जल्दी गलेगी नहीं। मतलब गलने का मतलब है कि ये काली नहीं पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी पर काली तो पड़ेगी। देखो खराब तो ऐसी कोई सी भी चीज़ अमर है क्या? ठीक है, नहीं है। ये जो पेन है ये भी गड़बड़ होनी है, खराब होनी है, कॉपी भी खराब होनी है। लेकिन ऐसी कुछ क्वालिटी ले लो कि जो थोड़ा लंबा समय तक चले, तो बस इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं, क्योंकि ये अक्रियाशील धातुएं होती है तथा यह आसानी से संचारित नहीं होती, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। इसी के नीचे आगे है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम के तेल को के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो भैया इनको मिट्टी के तेल के अंदर इसलिए संग्रहित करते हैं कि ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं। ये धातु इतनी तेज अभिक्रिया करती है, जिसमें मैंने अपने नोट्स में बता दिया पहले कि खुले में रखेंगे तो ये आग पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी। तो ये सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखेंगे, ठीक है। प्रश्न जरा सा है, आंसर बहुत सरल है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ये मत समझना आप, ठीक है। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का उपयोग हम खाना बनाने में इसलिए करते हैं कि ये ना तो ठंडे जल में ना गर्म जल में क्रिया करेगी, ठीक है। और यहाँ ऊष्मा की अच्छी सुचालक भी है, इसलिए इसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, वो याद भी कर लोगे आप। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्साइडों का अपचयन करके धातु को आसानी से निष्कर्षित की जा सकती है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था अभी बीच में यहाँ पर, ठीक है, कि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को, पढ़ा था यहाँ से कि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। तो इसलिए भैया क्योंकि ऑक्साइडों का अपचयन करके उससे धातु को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखिए। अगला है कि आपने तांबे, ये देखिए आपने तांबे, प्रश्न पढ़ लीजिए तक मैं इसको कॉपी में निकाल लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर ये प्रश्न रहा, आपने तांबे के मलिन बर्तन को, ठीक है, नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए देखा होगा। क्या यहाँ खट्टे पदार्थ के द्वारा साफ में क्यों प्रभावी, मतलब साफ करना क्यों है, इनसे क्यों होते हैं साफ? क्योंकि नींबू और इमली में क्या के रस में पाया जाता है? अम्ल, ठीक है। और ये जो अम्ल है तांबे से संचारित भाग, क्योंकि धातुएं जब अम्ल से क्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये संचारित भाग को अलग कर देगी, क्योंकि नींबू या इमली के रस में अम्ल होता है और ये अम्ल तांबे से संचारित भाग को अलग कर देता है, जिससे पुनः अपना जो बर्तन है फिर से नए के जैसा दिखने लगता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्या है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म जब पढ़ाए थे तब, और ये तो आपका 15वां क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है कि गर्म जल का टैंक बनाने के में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी कि लोहे की मिश्र धातु का नहीं, कारण बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गर्म जल का उपयोग जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग इसलिए करते हैं कि जो तांबा है ना
वो इस्पात से कहीं अधिक ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना है। तो ये मैंने आपको एक एक चीज़ें जो बारीकी से है ना अध्याय 3 की, वो सारी की सारी बातें आपको मैंने बता दी है। ठीक है, अब अगले चैप्टर में हम, ठीक है, अध्याय, देखिए हर चैप्टर को मैं आप जानते ही हैं कि मैं पूरे एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट से तैयार करो, घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल नो टेंशन रहना है। ठीक है, केवल अच्छे से मेहनत करना, एक वीडियो में एक चैप्टर को, इसी तरह मैथ्स के भी करूँगा, सोशल साइंस के भी, सब कुछ आपको मिलेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।